हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डायमेंशंस के कंसेप्ट सीखे थे। तो हमने कहा था कि आगे हम डायमेंशंस के क्वेश्चंस करेंगे और फिर जो एडिशनल कंसेप्ट हैं वेक्टर्स के वो लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो डायमेंशंस के ऊपर हमने लिया है, द यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर इज 2.3 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। यानी आपको एक वायर का यंग मॉडुलस दिया हुआ है इन सीजीएस यूनिट्स और हमें इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू लेनी है कितनी होगी। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। अब डाइन को अगर हमें एसआई में लेके जाना है तो न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डाइन इक्वल्स 10⁻⁻5 न्यूटन, ये हमने पिछली क्लास में कन्वर्सन सीखा था न्यूटन और डाइन का। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। और जो पावर्स यूनिट्स की थी वो वैसी रखी हुई है, जैसे सेंटीमीटर पे -2 का था तो यहाँ मीटर पे भी -2 का है। अब सारा हमने कैलकुलेट किया तो 2.3 × 10⁻11 तो इसकी एक्चुअली वैल्यू थी सीजीएस यूनिट्स में। 10⁻⁵ बाहर ले लिया और 10⁻⁻2 था और ये ऊपर पावर -2 तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हुआ 10⁻4 और यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि एसआई यूनिट हुई। तो सारा पावर कैलकुलेट करने के बाद आया 2.3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ दिस वायर इन एसआई यूनिट्स। अगला क्वेश्चन देखिए डायमेंशन से रिलेटेड कि इफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अगर हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फोर्स, टाइम और वेलोसिटी। तो हमने सबसे पहले लेट किया कि एनर्जी का डायमेंशन फोर्स में ए है, टाइम में बी है और वेलोसिटी में सी है। एफ फॉर फोर्स, टी फॉर टाइम, वी फॉर वेलोसिटी। अब हमने दोनों साइड डायमेंशंस ली। कौन सी डायमेंशंस? जो हम एसआई यूनिट्स में पढ़ते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/t-2, फोर्स का ml/t-2 और ए पावर इसके ऊपर लगा हुआ है। टाइम का टी रहेगा क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी का LT-1, इस पे सी पावर है। अब सारा पावर हमने कैलकुलेट किया तो एनर्जी का डायमेंशन तो वही है ml/t-2 और यहाँ पर m पे आया ए पावर, l पे हो गया a प्लस सी और टाइम पे हो गया t पर -2a प्लस b माइनस सी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस एक ही होंगे। तो मास पे अगर यहाँ 1 पावर है और राइट साइड में a पावर है तो a = 1 हो गया, a प्लस सी = 2 हो गया। a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू यहाँ से 1 कैलकुलेट हो गई। -2a प्लस b माइनस सी, ये t की यहाँ पावर है और यहाँ -2 है तो इसको हमने -2 के इक्वल लिया और a और c की वैल्यू पुट करने के बाद b की वैल्यू 1 आ गई। तो a की भी वैल्यू 1 आई, b की भी वैल्यू 1 आई, c की वैल्यू 1 आई। तो एनर्जी का डायमेंशन फोर्स, टाइम और वेलोसिटी में आया डायमेंशनल फॉर्मूला FTV, तीनों पे 1 पावर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेशियो ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml/t-1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml2। हमने डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड किया तो ml/t-1 प्लांक कांस्टेंट का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml2, तो m के पावर्स कैंसिल हो गए, l के भी कैंसिल हो गए और t का -1 बचा। तो इस रेशियो का डायमेंशन आया t पे पावर -1। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी इन सब का डायमेंशन होता है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। एक अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ऑरिजिन। तो वहां से डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है U = a√x x + b, वेर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a × b, यानी कि प्रोडक्ट का डायमेंशन निकालना। सबसे पहले देखिए x + b, तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो b का डायमेंशन वही होगा जो x का होगा, तो b का डायमेंशन l के इक्वल होगा कि डिस्टेंस x, l का डायमेंशन। और एनर्जी का डायमेंशन है a√x x + b। एनर्जी का डायमेंशन ml/t-2, a का डायमेंशन लेना है अभी, x डिस्टेंस है और उस पर हाफ पावर है तो l पे हाफ पावर रहा और x + b दोनों ही लेंथ थे l का डायमेंशन। सारा कैलकुलेट किया, a का डायमेंशन हमने
सिंपली कैलकुलेशन से निकाल लिया m l पे पावर 5/2 t माइनस टी पे पावर -2। अब a का ये डायमेंशन है और b का डायमेंशन l है। a इंटू बी, इस प्रोडक्ट का डायमेंशन निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन हो गए दोनों के पावर्स के, m l टू द पावर 7/2 t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट a इंटू बी। अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम एज a इंटू टी प्लस b अपॉन टी प्लस c। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इसका ध्यान रहे। तो यहां पर b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, क्योंकि टर्म्स के डायमेंशन एक ही होंगे। प्रिंसिपल होमोजेनिटी हमें ये कहता है। तो टी प्लस सी था तो सी का डायमेंशन टाइम का होगा t। अब b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, तो b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन वेलोसिटी यानी कि LT-1। अब b अपॉन टी, क्योंकि t प्लस सी का डायमेंशन दोनों का ही t है तो t आ गया, और L/T-1, तो b का डायमेंशन सारा कैलकुलेट करने के बाद l आया, यानी कि सिंपल लेंथ की डायमेंशन है इसकी। अगला क्वेश्चन, इफ प्रेशर p इज रिटन एज a माइनस बी टी वेयर t इज टाइम और a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द यूनिट्स ऑफ a एंड b। a और b के सिंपल यूनिट लिखने हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है a माइनस बी इंटू टी, तो a का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का होगा, तो a का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और b इंटू टी का यूनिट होगा प्रेशर का। तो b इंटू टी का यूनिट अगर प्रेशर का आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो b का यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि टाइम नीचे चला जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड, एनर्जी, मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये डिनोट्स हो रहे हैं EMLNG से। EMLG डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ EL स्क्वायर अपॉन m टू द पावर 5g स्क्वायर। EL स्क्वायर अपॉन m टू द पावर 5g स्क्वायर। इस रेशियो को हमने सिंपल एनर्जी का, एंगुलर मोमेंटम का, मास का और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने डायमेंशन लिख दिया। एनर्जी का mL/T-2, एंगुलर मोमेंटम का mL/T-1, मास का m और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 L3T-2, और सारा सिंपल कैलकुलेशन से दे दिया m0 L0 T0, यानी कि ये रेशियो डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। अब आगे यहाँ तक के आपके डायमेंशंस के क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं एडिशनल कंसेप्ट्स पे, क्योंकि हमने कहा था कि आगे हम वेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। स्केलर्स, सबसे पहले देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कंप्लीटली एक नंबर से स्पेसिफाई हो जाती हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और उसका एक यूनिट होगा, इतने से स्पेसिफाई हो जाता है, ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, ये सब ऐसा स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। बहुत सी क्वांटिटीज दूसरी भी हैं जो स्केलर होती है, जिनको हम टाइम टू टाइम जब चैप्टर्स डिस्कस होंगे तो आगे सीखेंगे। स्केलर्स जो होते हैं वो फॉलो ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल लॉज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि न्यूमेरिकल के तरीके से उनको हम डील कर लेते हैं, चाहे उनको ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो। वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके अलावा होता क्या कि द लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये अलग हैं, सिंपल न्यूमेरिकल से नहीं होते, दे रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स विच इज वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर। इसके एग्जांपल्स अगर मैं वेक्टर्स के लूं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, इंपल्स, ईटीसी। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा और एरो डायरेक्शन बताता है वेक्टर की। अब अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जानिए पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। पैरेलल वेक्टर्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि दो वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में हैं तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल हैं। स्पेस में कहीं भी लोकेटेड हो, बस डायरेक्शन एक होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट
डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है। इक्वल वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड एक हो और डायरेक्शन भी एक हो, तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर्स हैं, यानी कि एक ही मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी एक है, तो ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन से, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर नेगेटिव हैं एक दूसरे के। और नेगेटिव वेक्टर्स इस तरह से होते हैं, जैसे ये ए हुआ, बी इसका ठीक अपोजिट है, तो ए इक्वल्स नेगेटिव ऑफ बी, या हम बी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ ए कर सकते हैं। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वैक्टर्स हैं। अब हमने एक लास्ट कंसेप्ट लिया है अभी इस वीडियो का, एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, तो पीछे मैंने कहा था कि इनका एडिशन करने के लिए ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स यूज होती हैं। तो दो वेक्टर को यूज करने के लिए हम या तो ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ, जैसे ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ, तो ट्रायंगल लॉ में होता ये कि पहले हम ए को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये का ए का ये टेल है और ये हेड है, जहां एरो है वहां हेड है। अब बी को कंस्ट्रक्ट करते हुए बी का टेल ए के हेड पे रखा जाता है, यानी कि हम बी को कंस्ट्रक्ट करते हैं ए के हेड से। अब ये ए और ये बी का हेड यहाँ पर है, तो ए के टेल और बी के हेड को अब हम आपस में मिला देंगे। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा फ्रॉम टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, जो ए प्लस बी यानी कि इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को दिखा रहा है। एक दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हुए, इन दोनों को का टेल एक ही जगह रहता है, यानी कि एक ही पॉइंट से ए और बी दोनों वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए के हेड से बी के पैरेलल और बी के हेड से ए के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इन दोनों लाइंस ने यहाँ पर आपस में काटा, तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये टेल था कॉमन टेल दोनों का, और ये पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ, इनको मिलाएंगे, एक डायगोनल मिलेगा मुझे इस पैरेललोग्राम का, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच थीटा का एंगल है और इनके मैग्नीट्यूड हमने ए और बी लिया है, तो आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की ए की, तो आर के अगर मान लिया जाए ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इसने देखा था, तो tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन निकाला था। तो मैग्नीट्यूड निकालने का भी फॉर्मूला है और डायरेक्शन निकालने का भी फॉर्मूला है। वेक्टर एडिशन के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम देखें एक एक करके। अगर मान लीजिए कि थीटा 0 हुआ, तो आपका cos थीटा आता है फॉर्मूला में और sin थीटा भी आता है, तो cos 0 1 होगा और sin 0 0 होगा, यानी कि एक तरह से थीटा 0 होने का मतलब है कि दोनों वेक्टर दूसरे के पैरेलल हैं, ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आर इक्वल्स ए प्लस बी आएगा, एंड दैट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यही हो सकता है। अगर थीटा पाई का वैल्यू मतलब 180 डिग्री, तो एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के, तो ए और बी अगर एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो cos 180 -1 होगा, तो आर इक्वल्स a माइनस बी, यानी कि ए और बी के मैग्नीट्यूड्स का सब्सट्रैक्शन आएगा, एंड दिस इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, यानी कि वेक्टर जो है a प्लस वेक्टर बी लाइज बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और ये मिनिमम मैग्नीट्यूड हुआ रिजल्टेंट का। अगर मान लीजिए कि a और b इक्वल हैं और उनके बीच थीटा का एंगल है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ ए, तो आर जब आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है आपके लिए 2a cos θ/2, और अल्फा जो एंगल होगा रिजल्टेंट का वो θ/2 पर होगा, यानी एंगल भी सब मतलब एक तरह से इक्वली डिवाइड हो गया। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अदल बदल कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसके अलावा वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब अगर मान लिया जाए 3 वेक्टर हैं आपके पास ऐड करने के लिए, a प्लस बी प्लस सी, 3 वेक्टर, तो हम कर सकते हैं कि पहले a प्लस बी को ऐड करें, फिर उसके साथ c को ऐड कर लें, या पहले हम b प्लस सी को करें फिर a को उसके साथ ऐड करें,
या हम पहले सी प्लस ए को करें फिर बी को ऐड करें, ये सब एक ही रिजल्टेंट देंगे, यानी वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। तो ये सब वेक्टर एडिशन के हमने कंसेप्ट सीखे। आगे और भी क्वेश्चंस हैं इसके और एडिशनल कंसेप्ट, वो सब भी आगे डिस्कस करके फिर ये मॉड्यूल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।